प्रतियोगिता कराई है, उसमें बच्चों ने जो समाज ने ही वो किया और उसमें जो विजेता बच्चे हैं उनका द्वारा निबंध का एक छोटा सा 30 सेकंड का हिस्सा यहाँ पे वो वाचन भी करेंगे। जो उड़िया भाषा का बच्चा है वो आएगा, मराठी भाषा का बच्चा है, मलयाली भाषा का बच्चा है और उनको प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे। ये एक इस बार हमने एक नया हिस्सा इस कार्यक्रम में जोड़ा है। दूसरा, इस कार्यक्रम की आज की विशेषता ये है कि हिंदवी स्वराज जो छत्रपति शिवाजी ने प्रारंभ किया था, जो लगभग 350वां वर्ष जिसका हम मना रहे हैं, इसमें से लगभग मेरी गलती है, जिसका 350वां हिंदवी स्वराज स्थापना दिवस हम इस वर्ष में हैं, उन शिवाजी के द्वारा, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के द्वारा जो मुद्रा चलती थी वो मुद्रा आज इस परिसर में प्रयोग की जाएगी। मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि पीछे पहला जो एक काउंटर है उसमें वो मुद्रा उससे खरीदिए, आप उतनी ही मुद्रा मिलेगी जितना आपके रुपए की कीमत है। उस मुद्रा से आप काउंटर पे जाके अपना सामान लीजिए और वो आपको सामान देंगे। कृपया करके जो QR वगैरह थोड़ा सा अभ्यास कर लीजिए। उस वक्त तो आज से 350 साल पहले वो मुद्रा थी, तो चलिए हम भी शिवाजी के काल में चलते हैं, हम भी उस हिंदवी स्वराज में जाते हैं जो 350 साल पहले एक छत्रपति ने, जिसने देश के बहुत बड़े हिस्से पे राज किया, हम भी उस राज का हिस्सा बनते हैं। आज निबंध प्रतियोगिता के बच्चे भी यहाँ आएंगे। मैं बहुत सम्मान से हमारे बीच में आदरणीय अशोक पांडे जी हैं। अशोक पांडे जी भूतपूर्व न्यायाधीश हैं और MPPSC मध्य प्रदेश की जो एक चयन की समिति है शासकीय सेवाओं की, उसके वो अध्यक्ष रहे हैं। मैं बहुत सम्मान के साथ माननीय श्री अशोक पांडे जी को अपने उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूँ। मंचस्थ मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक आदरणीय डॉक्टर बिंद्रा साहब, भाषाभाषी मंच के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय SK राव साहब, उपस्थित विभिन्न भाषाओं को, विभिन्न क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व करने वाले बंधु भगिनी, आदरणीय बिंद्रा साहब ने इस कार्यक्रम की, इस अवसर के महत्ता को बहुत विस्तार से बताया। वास्तव में उनकी एक बात सही है, यह कार्यक्रम एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य को स्थापित करने वाली है। यह देश बड़ा विचित्र है, विविधताओं से भरा हुआ है। अनेक परंपराएं, खान पान की विधियां हैं, वेशभूषा भी अलग है, पूजा करने के योग्य और आराध्य केंद्र भी अलग अलग हैं, पद्धतियां भी अलग अलग हैं। फिर भी यह देश एक है। बाहर से देखने वाले जो इस देश की मूलभूत एकता को नहीं देख पाते, अपने इस दृष्टि दोष के कारण कहते हैं कि हिंदुस्तान तो बटा हुआ है, बिखरा हुआ है, कोई कोई भाषा बोलता है, कोई किसी देवता की पूजा करता है, कोई निर्गुण की पूजा करता है, कोई सगुण की करता है, कोई मंदिर जाता है, कोई गुरुद्वारे जाता है, कोई तीर्थंकर को मानता है, कोई इडली खाता है, कोई पराठे खाता है, कपड़े अलग अलग पहनते हैं, पर यह देश एक कैसे हो सकता है? ऐसी दृष्टि वाले ही जिन्होंने देश की सांस्कृतिक एकता को नहीं समझा, वो कहती है देश तो अलग अलग है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, राज्यों का समूह है, समुच्चय है। पर वास्तव में
जो कंट्री की कल्पना करते हैं, नेशन की कल्पना करते हैं, उनके पास वो चश्मा नहीं है, वो दृष्टि नहीं है। हमारी भाषा अलग हो सकती है, वेशभूषा अलग हो सकती है, परंपराएं अलग हो सकती हैं, खान पान के तरीके अलग हो सकते हैं, यहाँ तक कि हम जिनकी पूजा करते हैं, जिनको देवता मानते हैं, जिनके प्रति श्रद्धा रखते हैं, वो भी अलग अलग हो सकते हैं। उसके बावजूद भी हमारे यहाँ मूलभूत एकता है। वो क्या है? देश राजनीतिक इकाई है, देश एक भौगोलिक इकाई है, पर हमारे यहाँ सांस्कृतिक एकता हमेशा से रही है। शंकराचार्य जी केरल में पैदा हुए, भाषा मलयाली थी। बहुत कम उम्र में अपना क्षेत्र छोड़कर निकले, बद्रिकाश्रम गए, जगन्नाथपुरी गए, द्वारका गए, ओंकारेश्वर आए। पूरे देश में उनको सम्मान मिला। भाषा तो अलग रही होगी, रास्ते भी अलग अलग थे, उस समय किसी रास्ते का भी ज्ञान नहीं था। नेपाल के नरेश ने उनका स्वागत करके उनका जुलूस निकाला। गुजरात के ज़्यादा सुधनबान है, उनको सिंहासन पर बैठकर उनका पद प्रक्षालन किया, पैर धोए। बाबा गुरु नानक देव ने 4 उदासियां की, लंका भी गए, ढाका भी गए। विवेकानंद जी पूरे देश में घूमे, समर्थ स्वामी रामदास पूरे देश में घूमे। कहीं भी भाषा के कारण, पहनावे के कारण, खान पान के कारण ना उनका विरोध हुआ, सर्वत्र उनको सम्मान मिला, इज्जत मिली। उसकी वजह क्या है? एक तो विचारणीय, ये लोग गए क्यों? अपने भाषाई क्षेत्र में सीमित रहते। इतने प्रवास करने की, इतनी दूर जाने की, जिस जमाने में ना तो सीसी रोड होती थी, ना लिबर्टी के जूते होते थे, ना बिस्लरी की बोतलें होती थी, ना फ्लाइट्स होती थी। घने जंगलों में जा रहे हैं, रास्ते भटक रहे हैं, खान पान की व्यवस्था नहीं है। उसके बाद भी इन लोगों ने यात्राएं की, इसलिए कि ये सब लोग इस देश को एक मानते थे, सांस्कृतिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, एक सत्य को विद्वान लोग अनेक तरीके से कहते हैं, ये हमारा मूल मंत्र है। इसको पूरे देश में मान्यता थी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, परमात्मा का अंश प्रत्येक शरीर में मौजूद है। एक नूर ते सब जो उपजा, कौन भले को मंदे, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तो सारी सृष्टि का निर्माता एक सर्वोच्च शक्ति है, सारा क्रिएशन, सारा सृजन उसका है। ये हमारे एकता का एक आधार सूत्र था। किसी नाम से पुकारो उसको, आप मुर्गम पुकारो, उसको अकाल पुरुष पुकारो, उसको तीर्थंकर बोलो, उसको ब्रह्म बोलो, उसको राम बोलो, जो बोलना हो बोलो, पर एक सर्वोच्च शक्ति है जिसने सारी सृष्टि का निर्माण किया है और उस सब का अंश हमारे अंदर मौजूद है। इसलिए हम सब आपस में भाई भाई हैं, रक्त संबंधी हैं। दूसरा आधार सूत्र ये कि हम कहीं बाहर से नहीं आए। बाबा साहब अम्बेडकर ने अभी ऊबर शूद्राज में लिखा है कि यह गलत नैरेटिव सेट किया गया कि आर्य लोग बाहर से आए, कुछ लोग यहाँ के रहने वाले हैं। उन्होंने क्या, ये हमारी जड़ धरती है, हम सब भाई भाई हैं, हम सब रक्त संबंधी हैं। हमारे सबके पूर्वज एक थे। भौगोलिक एकता के कारण, पर्यावरण के कारण, व्यवसाय के कारण ये भिन्नताएं आ गई होंगी, पर इस विविधता में, इस भिन्नता में एकता के मजबूत सूत्र स्थित हैं। इसलिए हम सब एकत्रित हैं। उसी भाव को पुष्ट करने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं। किसी भी संत ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक
और पश्चिम से लेकर पूर्व तक किसी भी भाषा के संत हों, ऋषि हों, गुरु हों, सबने परमार्थ की बात कही है, सबने दया की बात कही है, सबने त्याग की बात की है। इसलिए जीवन मूल्य हमारे एक हैं। कहने की भाषा अलग हो सकती है, तो वो सारा साहित्य, वो सारी संस्कृति जो भिन्न भाषाओं में है, वो सबके सामने आनी चाहिए। आपके सामने सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, भाषा कुछ भी हो, उसके पीछे जो सबक है, लेसन है, संदेश है, भाव है, वो सब जगह एक मिलेगा। इसलिए मैंने आग्रह किया था, अभी पंजाबी एकेडमी की नीरू जी ज्ञानी थी अध्यक्ष, उसके पहले डॉक्टर छाबड़ा साहब थे ग्वालियर के, राजेश वाधवानी सिंधी साहब। मैंने कहा जितना सिंधी में, जितना गुरुमुखी में, जितना तमिल में, मलयालम में, बाकी सब भाषाओं में श्रेष्ठ साहित्य लिखा गया है, उसका ट्रांसलेशन बाकी सब जगह होना चाहिए। वो ज्ञान संपदा सबको पता लगना चाहिए, सबके पास पहुंचना चाहिए। मराठी भाषा के घर में तमिल साहित्य हो, पंजाबी साहित्य हो, बांग्ला साहित्य हो, सिख समाज के घर में तेलुगु साहित्य हो, सबको उस ज्ञान से परिचय होना चाहिए और संपत्ति से परिचय होना चाहिए। तब पता लगाया कि वाकई में हम सब एक हैं। जहां तक मातृभाषा का सवाल है, मातृभाषा केवल हमारे मन के भावों को व्यक्त नहीं करती। भाषा केवल हम जो सोच रहे हैं वो दूसरे तक पहुंचाने का साधन नहीं है। ये संस्कृति की संवाहक है, ये संस्कारों के प्रेरक है, ये जीवन मूल्यों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पहुंचाती है। भाषा बदलते ही भाव बदल जाते हैं। एक पुस्तक आई है नॉन ट्रांसलेटेबल संस्कृत, राजीव मल्होत्रा ने लिखी है, बड़ी गंभीर पुस्तक है। उन्होंने कहा आप अनुवाद नहीं कर सकते। इंग्लिश में कहते हैं स्लेव, उर्दू में कहते हैं गुलाम, हिंदी में कहते हैं दास। स्लेव और गुलाम जिसकी स्वतंत्रता का अपहरण कर लिया गया हो बलपूर्वक, उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, मालिक की कृपा पर निर्भर